हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी जो है समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट जाती है ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो होता क्या है, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है सेकेंड मीडियम में। तो बना के दिखाती हूँ। लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। ये हो गया नॉर्मल, इन दोनों इंटरफेस पे नॉर्मल है ये, और यहाँ लाइट आ रही है, ये हो गई इंसिडेंट रे। तो होगा, तो इसमें होगा क्या, कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम मीडियम में, तो ये वाला हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। जो लाइट आ रही थी ये रेड वाली इंसिडेंट रे है, तो कुछ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ जो होती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है दूसरे मीडियम में। अब जो ये रिफ्लेक्ट हुई सेम मीडियम में, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, इधर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये केस है जब लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम नॉर्मली जाती है, तो वो अनडेविएटेड पास कर जाती है, तो ऐसे ही आई और ऐसे ही नॉर्मली बाहर निकल गई। तो इस केस में आई ज़ीरो है और आर भी ज़ीरो है। अब हमने क्या करा, सेकंड केस, अब सेकंड केस लिया ये वाला। तो इस केस में क्या है, रे बना रही है, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉर्मल से, तो इस केस में क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे आई और कुछ पार्ट जो है रिफ्रैक्ट हो गई और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड, तो ये हो गई पार्शियली रिफ्लेक्टेड रेज। अब हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि आर पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस केस में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, तो हम देख रहे हैं कि आर भी बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में क्या है, ये इंसिडेंट लाइट है, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया सेम मीडियम में और कुछ पार्ट हो गया रिफ्रैक्ट दूसरे मीडियम में। और इस केस में हमने पुराने वाले केस से कंपेयर करें, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। अब आते हैं इस केस में। तो ऐसे ही अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे, तो एक केस ऐसा है जिसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आईसी है, तो उस केस में क्या देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। तो फॉर आई इक्वल टू आई सी, आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये केस हमने ऑब्जर्व करा। इधर जो रे है वो दोनों सर्फेसिस के अलोंग जा रही है। तो इस केस में क्या ऑब्जर्व करा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को मोर देन आई सी लिया, तो आई सी था जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन आई सी आ गया, तो हमने क्या देखा कि रे जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमें रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिल रही, सिर्फ रे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस केस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन आईसी है। आईसी क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक तो ये देखा कि आई मोर देन आईसी, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होने के लिए, कि रे जो जा रही है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। तो दूसरी कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो अब हमें ये आईसी फाइंड आउट करना है, ये आईसी कैसे निकलेगा। तो आईसी क्या है, आईसी वो एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री। अब निकालते हैं ये एंगल है क्या। मान लो कि डेंसर में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो हमने स्नेल्स लॉ देखा था और इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो लास्ट बनाया हुआ, उसको आप जाके देख सकते हो। तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इस केस में आई है आईसी और आर क्या है 90 डिग्री। तो साइन
IC by sin R is what 90 डिग्री, तो sin 90 इक्वल टू N2 by N1, और N2 by N1 को हम N21 भी लिखते हैं। इसको आप डिटेल में लास्ट वीडियो में देख सकते हो। तो sin 90 इज व्हाट 1, तो sin IC by 1 इज इक्वल टू व्हाट N21, sin IC इज इक्वल टू N21, तो ये आ गया। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस वैल्यू से ज़्यादा लेंगे तो रे क्या होगी, टोटली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कंडीशन है रे को टोटली रिफ्लेक्ट कराने के लिए। अब इधर इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इधर N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो साइन आईसी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको उल्टा ले लेते हैं। तो इसको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल देते हैं ऊपर और नीचे रेयरर मीडियम का। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो है वो रेयरर है और नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का है। अब डिस्कस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशन। सबसे पहला डायमंड्स। तो डायमंड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो डायमंड जो एक्चुअली चमकते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। डायमंड्स एक्चुअली ऐसे काटे जाते हैं, उनको ऐसे कट करा जाता है कि उनके अंदर बहुत सारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पार्कल करे। क्रिटिकल एंगल जो डायमंड के लिए होता है, जो आईसी है डायमंड के लिए, वो है बहुत कम 24.4 डिग्री। तो इसीलिए जो लाइट एंटर करती है डायमंड के अंदर वो बहुत बारी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। तो वंस द लाइट एंटर्स डायमंड इट इज़ वेरी लाइकली टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट। तो क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, इसलिए लाइट जो डायमंड के अंदर जा रही है वो बहुत बड़ी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल है। डायमंड फाउंड इन नेचर रियली एग्जिबिट ब्रिलियंस। जो नेचर में हमें ऐसे डायमंड्स मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं शाइन करते, उसको ऐसे कट करना पड़ता है कि वो शाइन करे। तो ये क्या है, टेक्निकल स्किल ऑफ डायमंड कटर विच मेक्स डायमंड टू स्पार्कल सो ब्रिलियंटली। तो डायमंड कटर का स्किल होता है जिसकी वजह से डायमंड स्पार्कल करता है। तो नेचर में जो डायमंड मिलता है वो ऐसे स्पार्कल नहीं करते हैं। तो बाय कटिंग द डायमंड सूटेबली मल्टीपल टोटल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिज्म पर। इससे जो है डायग्राम्स बनाने को आते हैं ये वाले, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। तो ये राइट एंगल है और इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसीलिए ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे और ये हैं 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ से, तो उससे लाइट रेज आ रही है और दोनों में से इससे या इसमें से एक भी साइड पे रखेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इधर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है, इससे जो लाइट रेज आ रही है हम उसको स्टडी करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जो बी से रेज आ रही है। तो ये बी से रेज आ रही हैं। अब इस फेस पे ये ई एफ जी, तो जो रे ई एफ पे स्ट्राइक कर रही है वो नॉर्मली आ रही है, तो ये अनडिविएटेड पास कर जाएगी और बाहर भी इस साइड से नॉर्मली ही जा रही है। तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और अब ये रे जब ये इधर स्ट्राइक करेगी ईजी पे, तो हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो उसके लिए बना लेते हैं, ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो एंगल जो ये रे नॉर्मल के साथ बना रही है, ये वाला एंगल ये निकालना है। तो सिंस ये वाला एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। और क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। आई इज़ 45 डिग्री। और प्रिज्म्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल एंगल आई सी फॉर द मटीरियल ऑफ प्रिज्म इज़ लेस देन 45।
ये जो मटेरियल लिया हमने प्रिज्म का उसके लिए क्रिटिकल एंगल जो आता है वो 45 डिग्री से कम है इस मटेरियल जो प्रिज्म बनाने के लिए यूज़ करा हुआ है। तो इसीलिए इस केस में बात करें तो इस पर्टिकुलर केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ मोर देन आई सी बिकॉज 45 डिग्री इज़ मोर देन आई सी। तो इसीलिए रे जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये एंगल 45 है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो भी 45 होगा। अब ये ऐसे स्ट्राइक करेगी। अब क्योंकि ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 45 हो जाएगा। इसीलिए ये जो एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे ये 90 डिग्री बनाएगी। तो अब ये क्या होगी, ये एंगल 90 डिग्री बना रही है, इसीलिए ये अनडेविएटेड बाहर ऐसे पास कर जाएगी। तो सिमिलरली ए के लिए बनाएंगे रे, तो ये ए प्राइम हमें मिल जाएगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे था और हमें उसकी इमेज कैसे मिली, ऐसे। तो इमेज जो है उसकी 90 डिग्री बेंड हो गई इस केस में। तो ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी आ गई। ये केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं वो प्रिज्म की एक साइड पे आ रही हैं। और अब हम दूसरा केस जो लेंगे उसमें क्या है, ये वाला। अब दूसरा केस लेंगे लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखेंगे कि इसकी रेज जो है ये प्रिज्म के हाइपोटेन्यूज पे जाए। तो ये हाइपोटेन्यूज पे जा रही है और इस केस में एक साइड पे जा रही है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे बिल्कुल ऐसे निकली, इस पे नॉर्मली जा रही है रे, तो ये अनडिविएटेड पास करेगी इस साइड पे। सेम जैसे पहले करा, इधर एक नॉर्मल बनाएंगे। ये रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। ये सेम है जैसे हमने इस केस में करा था, तो ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। सो इस प्रिज्म के मटेरियल के लिए क्या है, 45 डिग्री है मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस केस में आई इज़ मोर देन आई सी। ये रे टोटली रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, और ये एंगल क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये 45 है, तो सिमिलरली अब ये जब स्ट्राइक करेगी यहाँ पे इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे नॉर्मल क्या है, ऐसा। तो ये एंगल जो बनाएगा ये भी 45 होगा इधर, क्योंकि ये एंगल 45 है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। और क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री है, इसलिए तो ये भी 45 हो जाएगा। अब सेम चीज़ इधर, क्योंकि इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो इस केस में भी क्या होगा, रे जो है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस इधर चली जाएगी और फिर वो फिर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी इस हाइपोटेन्यूज पे और फिर वो अनडिविएटेड पास कर जाएगी। तो इस केस में हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट ऐसा था, उसकी इमेज ऐसी बनी। तो इमेज जो है वो कितना 180 डिग्री इन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब लास्ट केस ये है, ये ट्रपेजियम है, इस पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो उसकी रे कुछ ऐसे बनेगी। इधर भी जो रे है 180 डिग्री इन्वर्ट हो रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस में, ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स किस लिए यूज़ होते हैं, यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जब भी हमें ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भेजने हो तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो इंटरनेट कनेक्शन में वायर्स यूज़ होती है वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स ही हैं। और जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर बेस्ड हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं और ये ऑप्टिकल फाइबर्स बने किसके होते हैं, कॉम्पोजिट ग्लास या क्वार्ट्ज के फाइबर्स से बने होते हैं। अब इन फाइबर्स में दो चीज़ें होती है, कोर और क्लैडिंग। तो ये जो अंदर वाला है ये है कोर, और ये जो बाहर है, ये जो मैंने ब्लू से मार्क करा है, ये है क्लैडिंग। तो हमें क्या चाहिए, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो वो कब होगी, जब रे कहाँ जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब रे जाती है डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो रे डेंसर टू रेयरर जाएगी तभी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए क्या होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो इसका तो ये डेंस होता है, तो हाई एन हो गया इसका कोर का। वेयर एज क्लैडिंग क्या होता है, रेयरर होता है, तो इसका लो एन होता है क्लैडिंग का, क्योंकि हमारी रे जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर
तभी रिफ्लेक्ट होगी टोटली जब रे जाएगी डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो तभी कोर को डेंस रखेंगे और क्लैडिंग को रेयरर रखेंगे। तो इसीलिए क्लैडिंग का लो एन होगा और कोर का हाई एन होगा, ये लिखा हुआ है। अब हम कैसे देते हैं, हम लाइट को ऐसे स्ट्राइक करते हैं ताकि वो अंदर जाए ऑप्टिकल फाइबर के और ऐसे स्ट्राइक करे, ये नॉर्मल है। तो ये आई ऐसा हो तो आई इज़ मोर देन आई सी। तो जब आई क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो रे क्या करेगी, टोटली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये टोटली रिफ्लेक्ट होकर इस साइड पे आएगी और फिर इस केस में भी आई जो है आईसी से ज़्यादा होगा, फिर ये टोटली रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे करते करते पूरे फाइबर में ऐसे रे ट्रैवल कर लेगी। अब जब यहाँ पे आई फिर ये इस पॉइंट पे भी टोटली रिफ्लेक्ट होगी रे और ये कुछ ऐसे इधर आ जाएगी और फाइनली ये बाहर निकल जाएगी। हमारा सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो एक फाइबर के एक एंड पे सिग्नल देते हैं एट सूटेबल एंगल। तो क्या एंगल होना चाहिए, सच दैट इट अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस अलोंग द लेंथ ऑफ फाइबर। तो ये आई ऐसा होना चाहिए, आई इज मोर देन आई सी, ताकि रे जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट होती रहे पूरे लेंथ में। अब क्योंकि इधर जो है लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होती है हर पॉइंट पे, इधर भी, तो उससे क्या होता है, देयर इज नो एप्रिशिएबल लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा लूज नहीं होती है, उतनी ही रहती है, बिकॉज इंसिडेंट रे पूरी टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है और कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है। इसलिए जो सारी लाइट इंसिडेंट हुई वो सारी रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए कोई भी इंटेंसिटी का लॉस नहीं हो रहा। वेयर एज अगर हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं सिग्नल को बाहर भेजने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। बट ये वो वे है कि जिससे लाइट बाहर जाएगी लेकिन उतने सिग्नल के लॉसेस नहीं होंगे। तो इसीलिए ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस भेजना हो तो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि इवन इफ़ द फाइबर इज़ बेंड लाइट कैन ईजिली ट्रैवल अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो इसमें बहुत बड़ी ये बेनिफिट भी है कि इसको बेंड भी कर लो तो भी लाइट जो है इससे ईजिली ट्रैवल कर जाएगी। और इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर को ऑप्टिकल पाइप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इनके और भी यूजेस पर। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ क्या है, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना हो तो हम कैसे करेंगे, उनको पहले लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सूटेबल ट्रांसड्यूसर्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल को पहले कन्वर्ट करेंगे लाइट सिग्नल में और फिर ऐसे हम ट्रांसमिट कर लेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। एंड उसका एक और यूज़ ये है कि दीज आर यूज्ड एज लाइट पाइप फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं कई बार इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक या इंटेस्टाइन देखनी हो तो उसके लिए वो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं। तो मिराज क्या है, बेसिकली जब आप गर्मियों में हाईवेज पे जाते होगे तो आपने कुछ देखा होगा कि ऐसे लगता है कि पानी है हाईवे पे, लेकिन एक्चुअली वहाँ पास जाओ तो वो पानी गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उस फेनोमेना को कहते हैं मिराज। अब हम इसका रीज़न जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो मिराज की बात करें तो होता क्या है, समर डेज में एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर दैन द एयर एट हायर लेवल्स। हॉट समर डेज में क्या होता है, जैसे ही हम ग्राउंड की तरफ आते हैं एयर क्या होती रहे, इस डायरेक्शन में हॉट होती जाती है। तो ये वाली एयर जो ग्राउंड से दूर है वो कोल्ड है और जो एयर ग्राउंड के पास है वो हॉट है। तो अगर एयर का टेम्परेचर देखें तो इस डायरेक्शन में एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्राउंड से दूर एयर है वो कोल्ड है और जैसे ही ग्राउंड के पास जा रहे हैं एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम एयर के लेयर्स बना लेते हैं इधर। तो ये मैंने एयर के लेयर्स बना लिए। तो एयर के केस में क्या होता है, हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एन लेस, और कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एन मोर। तो एन ज़्यादा है कोल्ड एयर के लिए और एन लेस है हॉट एयर के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस डायरेक्शन में हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं ग्राउंड से दूर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का बढ़ता जा रहा है, एन इंक्रीज़ कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या, ये मैंने एयर के लेयर्स बना दिए हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि इधर क्या हो रहा है, एन इंक्रीज़ हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर का ज़्यादा है और इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो ये वाली लेयर क्या हो गई, कंपैरेटिवली डेंसर, और नीचे वाली क्या हो गई, कंपैरेटिवली रेयरर। सिमिलरली इन दोनों लेयर्स की बात करें
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है। तो ये हो गई डेंसर और नीचे वाली हो गई रेयरर। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब मान लेते हैं कि इस ट्री से कोई रेज आ रही है ऐसे। तो इस केस में मैंने लिया, मान लो ये रे इस ट्री से निकल के आ रही है। तो अब ये रे कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो जो रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है वो कैसे बेंड करती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब अगेन ये इन दो इंटरफेस के बीच में स्ट्राइक करी। अब इन दो लेयर्स को कंपेयर करें तो ये वाला डेंसर है और ये वाला रेयरर है। अब इन दोनों के इंटरफेस पे नॉर्मल बना लेते हैं। अब ये रे कहाँ जा रही है? अब इन दोनों लेयर्स को कंपेयर करें तो ये वाला डेंसर है और ये वाला रेयरर है। तो ये रे जो इधर आ रही है ये कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये अगेन बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। अब ये ऐसे करते करते इस स्टेज पे आ गई है जब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। तो इस केस में आई जो है मोर देन आई सी हो गया। तो ऐसे एक स्टेज पे आ गई है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सी से ज़्यादा हो गया है। तो अब ये क्या करेगी? टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन दोनों लेयर्स को कंपेयर करें तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर की तरफ। तो ये वाली क्या हो गई? कंपैरेटिवली रेयरर और ये वाली हो गई डेंसर। तो इस केस में रे कहाँ जा रही है? रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो इधर नॉर्मल बना लेते हैं। अब क्योंकि ये रे रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो ये क्या करेगी? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे कुछ बेंड कर जाएगी। सिमिलरली अब ये दोनों लेयर्स कंपेयर करें तो अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाली डेंसर हो जाएगी, ये वाली रेयरर हो जाएगी कंपैरेटिवली, इन दोनों को कंपेयर करें तो। और इधर बनाते हैं दोबारा से नॉर्मल। तो क्योंकि ये रे जा रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम तो एक अगेन बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस रे का पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा। ये जो इस ट्री से निकल रही है ये कुछ पाथ ऐसे हो जाएगा। यही पाथ हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। सो इस ट्री से जो रेज आ रही है वो कुछ ऐसे बेंड करती हैं और ये ऑब्जर्वर की आई में ऐसे जाती हैं। तो ऑब्जर्वर को लगता है कि ये रेज जो हैं ये कुछ यहाँ से आ रही हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है नीचे। तो ऑब्जर्वर को लगता है कि यहाँ कोई पॉन्ड है जिसमें इस ट्री की इमेज बन रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कोई पॉन्ड होता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब हम बस या कार में जाते हैं ड्यूरिंग हॉट समर डेज, अ डिस्टेंट पैच ऑफ रोड स्पेशली ऑन अ हाईवे अपीयर्स टू बी वेट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की होती है वो हमें लगता है इन्वर्टेड इमेज हमें दिखती है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पॉन्ड है कि जिसमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है और हम वो देख रहे हैं, तो इसलिए हमें रोड लगती है वेट। बट ऐसा होता नहीं है और वो जो स्पॉट है वो गायब हो जाता है जब हम उस स्पॉट के पास जाएं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? मिराज। See you next